हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में बात करते हैं हम मगध साम्राज्य की, जिसमें हमने दो वंशों की बात कर ली थी। हर्यक वंश, जिसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता यानी कि अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त करना। जैसे बिंबिसार की हत्या किसने की? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की उदयन ने। क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हर्यक कौन से वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। ठीक है, तो हर्यक वंश की बात की थी हमने, और किसकी बात की थी? शिशुनाग वंश। ठीक है, आज बात करेंगे नंद वंश के, दो ही इसमें मेन है, और फिर मौर्य वंश की। ठीक है, तो नंद वंश की जो स्थापना होती है 343 में से लेकर 323 तक, 20 वर्षों का। हालांकि इसकी स्थापना जो नंद वंश की जाती है वह की जाती है किसके द्वारा? महानंदिन द्वारा। ठीक है, महानंदिन। ओके, याद रखेंगे कि नंद वंश की जो स्थापना की जाती है वो महानंदिन द्वारा की जाती है, लेकिन उसकी हत्या कर दी जाती है महापद्म नंद द्वारा, और महापद्म नंद द्वारा हत्या करके मगध पर कब्जा किया जाता है। तो महापद्म नंद की बात करें, भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट है, जो सबसे शक्तिशाली सम्राट माना जाता है। किसको? महापद्म नंद को। ओके, इसकी कुछ उपाधियां जैसे कि एक छत्र, एक राट, भार्गव समान यानी कि परशुराम के समान। भार्गव समान यानी परशुराम के समान। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। महापद्म नंद के समय अपने समय से की क्या उपलब्धियां रही? कलिंग, जो उड़ीसा में है, पहले कलिंग विजय की गई थी किसके द्वारा? महापद्म नंद द्वारा ही। ओके, और वहां से जो जैन धर्म के गुरु थे जिनसेन, उनकी मूर्ति क्या यहां लाई गई थी मगध में। बाद में क्या खारवेल द्वारा उसकी प्राप्ति की जाती है। ठीक है, कलिंग में नहर खुदवाने का पहला साक्ष्य जो मिलता है वह महापद्म नंद द्वारा ही क्या है, नहर खुदवाई गई थी। ओके, और जो पाणिनि साहब हैं, वह व्याकरणाचार्य पाणिनि देता है विद्वानों का क्रम वाइज मिलाने के लिए। याद रखेंगे पाणिनि कब है? महापद्म नंद के समय मित्र थे। ओके, 4th BC में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम किसमें? महापद्म नंद के बाद बहुत सारे शासक होते हैं नंद वंश के। ओके, लास्ट जो अंतिम शासक होता है नंद वंश की बात करें तो कौन है? धनानंद। काफी कुख्यात शासक था मगध का। काफी टैक्स बढ़ा रखा था किस पर? मगध की जनता पर। ओके, इसके बारे में फैक्ट यही है कि सिकंदर के समकालीन था यह। ओके, और इसी के शासन का अंत चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया जाता है। किसके सहयोग से? चाणक्य के सहयोग से। ठीक है, या जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है। और भी बहुत सारे नाम हैं, चाणक्य, कौटिल्य, मल्लिनाग, वात्स्यायन, विष्णुगुप्त, अंगुल, पक्षस्वामी, द्रामिल। ये सारे नाम किसके हैं? चाणक्य के हैं। याद रखेंगे सारे नामों को। ठीक है, तो चाणक्य के मदद से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा क्या है, धनानंद का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना की जाती है 322 BC में। ओके, कौटिल्य की पुस्तक कौन सी थी? अर्थशास्त्र। नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन क्या है? राजनीति और लोक प्रशासन की पहली प्रमाणिक पुस्तक है। ओके, तो मौर्य वंश की जो जानकारी मिलती है, सबसे पहले तो कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र, जो राजनीति और लोक प्रशासन की पहली प्रमाणिक पुस्तक है, उसके थ्रू मिलती है। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था पर प्रकाश डालती है यह पुस्तक कौटिल्य की। ओके, कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम जो अर्थशास्त्र का प्रकाशन कराया गया, कब कराया गया था? याद रखेंगे 1909 में। ठीक है, 1909 में किसके द्वारा? विद्वान डॉक्टर श्याम शास्त्री द्वारा। डॉक्टर श्याम शास्त्री, इसका पहली बार प्रकाशन होता है डॉक्टर श्याम शास्त्री द्वारा 1909 में। ओके, और क्या किस साहित्यों से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है? जैसे विदेशी जो विद्वान उनके भी
और बौद्ध साहित्य, जैन साहित्यों से भी क्या है, मौर्य वंश का पता चलता है। ठीक है। सोमदेव द्वारा रचित पुस्तक है कौन सी? कथा सरित सागर। ठीक है। पुस्तकों के नाम भी आते हैं, लेखकों के नाम भी। इसके द्वारा मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और कथा सरित सागर में सोमदेव क्या वर्णित करते हैं? नंद वंश का मानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, कि नंद वंश से रिलेटेड थे। बृहद कथा मंजरी, बृहद कथा मंजरी किसकी पुस्तक थी? क्षेमेंद्र की। वो भी यही मानते हैं क्या, कि चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के लोग थे, वो नंद वंश से रिलेटेड थे। ठीक है। फेमस पोएट कालिदास, कालिदास की पुस्तक कौन सी? मालविका अग्निमित्र। अग्निमित्र कौन था? पुष्यमित्र सोम का पुत्र अग्निमित्र सोम वंश में। ठीक है। तो मालविका अग्निमित्र जो पुस्तक लिखी गई कालिदास द्वारा, उसमें भी मौर्यों की जानकारी मिलती है। और मौर्य में सबसे लास्ट बृहद्रथ जो थे, बृहद्रथ। ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ 184-85 BC में, उसकी हत्या का वर्णन मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके, सेनापति पुष्यमित्र ने क्या किया? शुंग वंश की स्थापना की। और कौन सी पुस्तक हैं? 1000 AD की बात करें तो कश्मीर में थे विद्वान कल्हड़, राज तरंगड़ी, उन्होंने पुस्तक लिखी थी। ठीक है। उसमें मौर्य साम्राज्य का क्या है, वर्णन मिलता है। कैसे कि बात की गई कि कश्मीर का शासक कौन था? जालौक, जो अशोक का क्या था? एक पुत्र था, रानी का करुआ की। ठीक है। ये तो बात हो गई किताबों की कुछ। ठीक है। विद्वानों की बात करें, जैसे यूनानी ग्रीक विद्वान प्लूटार्क, स्ट्रैबो। ठीक है। और कौन से? नियार्कस, जस्टिन एरियन। इन सबके ने भी क्या है, पुस्तकें लिखी हैं, साहित्य लिखे, उसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ओके। इसकी बात हम आगे करेंगे, कि किताबों का भी नाम बात आगे करेंगे। बौद्ध साहित्य, दिव्यावदान, अशोकावदान, दीपवंश, ठीक है, महावंश, ये सब क्या है, मौर्य वंश की जानकारी देते हैं। जैन साहित्य भी देते हैं। अभी हमने बात की बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र और कथा साहित्य सागर सोमदेव। ठीक है। तो जैन साहित्यों द्वारा भी क्या है, इनकी जानकारी मिलती है। हालांकि जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य मौर्यों को क्या मानते हैं? क्षत्रिय कुल के थे। हमने बात की थी रामग्राम के मौर्य है। ठीक है, मौर्य वंश से। और कुछ विद्वान जो हिंदी ग्रीक, जो हमने बात की प्लूटार, एरियन, सेल, और कौन सी नियार्कस, स्ट्रैबो, ये सब शूद्र मानते हैं मौर्यों को। ओके। तो ये सारी बातें हो गई हमारी किसकी, कुछ पुस्तकों की मौर्य वंश से रिलेटेड। अब बात करेंगे कि मौर्य वंश की स्थापना की जाती है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 322 BC में। ठीक है, 322 से 298 का समयावधि है चंद्रगुप्त मौर्य का। तो सबसे पहले जो इसकी पहचान की गई किसके द्वारा की जाती है? विलियम जोन्स द्वारा। ठीक है, विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना 1784 में की गई थी, उसी समय की जाती है। ये जो नाम मिलते हैं एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोप्टस और सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम है। इसकी पहचान किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। ओके। तो एंड्रोकोटस जो नाम दिया गया है, जो नाम की व्याख्या की गई है एंड्रोकोटस, या दो विद्वानों द्वारा की गई है, किसके? प्लूटार्क और एरियन। ठीक है, प्लूटार्क और एरियन। और सेंड्रोकोप्टस नियार्कस। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोप्टस कौन कहता है? नियार्कस। और सेंड्रोकोटस से कौन संबोधित करता है? स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन। ठीक है, ये क्वेश्चन मिलाने के लिए आते हैं, याद रखेंगे सेंड्रोकोटस, स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन। और क्या उपलब्धियां रही चंद्रगुप्त मौर्य की? पहले नंद वंश का स्थापना, नंद वंश को समाप्त कर क्या किया उसने? मगध विजय किया। ठीक है, पश्चिमोत्तर प्रांत में पंजाब और सिंध का विजय किया। ओके। और सेल्यूकस से युद्ध होता है 305 से लेकर 303 BC तक। सेल्यूकस कौन था?
सिकंदर का एक सेनापति थे, कई सेनापति थे सिकंदर के। सिकंदर जब लौट जाता है बेबीलोन की तरफ, क्या है, अपने राज्य को कई सेनापतियों में बांट देता है। तो जो भारत से लगे हुए क्षेत्र था अफगानिस्तान साइड, वहां सेल्यूकस था राजा। ठीक है, सेल्यूकस से युद्ध होता है 305 और 303 बीसी के मध्य। ओके, 303 बीसी आते आते क्या है, संधि की जाती है सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। और से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी की जाती है किसकी, सेल्यूकस की पुत्री हेलेना कह सकते हैं। ठीक है, और दहेज के रूप में उसको 4 प्रांत मिलते हैं, कंधार, काबुल, हेरात और मकरान। ठीक है, कंधार को पहले क्या कहते थे उस समय, 4th बीसी में अराकोसिया। अभी जो काबुल है उसे क्या कहते थे, ये नाम मिलाने के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी में भी, यूपीपीसीएस में भी। काबुल को क्या कहते थे, पेरी पेनिसदाई, और हेरात को एरिया, और मकरान तट को जेड्रोसिया। ठीक है, ये तो सेल्यूकस को, ये तो चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुआ। सेल्यूकस को क्या प्राप्त होता है, 500 हाथियां उपहार में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा दी जाती हैं सेल्यूकस को। ओके, ये तो बात हो गई हमारी चंद्रगुप्त मौर्य। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के राज की बात करें, विस्तार की बात करें, तो चंद्रगुप्त मौर्य एक विशाल साम्राज्य यानी कि अखंड भारत का जो सपना था चाणक्य का, उसको पूरा किया जाता है। उत्तर में कश्मीर, ठीक है, पश्चिम में भारत का एक पार्ट सौराष्ट्र यानी आज का गुजरात, दक्षिण में मैसूर बृहद साम्राज्य है, और पूर्व में बंगाल। ठीक है, पश्चिमोत्तर प्रांत भी है। पश्चिमोत्तर प्रांत हिंदुकश का जो हिमालय का एक पार्ट है, हिंदुकश जो क्षेत्र है वहां तक था। ठीक है, अभी देख ही रहे हम लोग, कंधार, काबुल, हेरात, मकरान तक। तो ये जो इतना बड़ा विशाल साम्राज्य है किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ठीक है, हिंदुकश वाला एरिया भी। ओके, वैसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं चंद्रगुप्त मौर्य से, कहानियां कि विंध्याचल पर्वत पर पहाड़ियों में चंद्रगुप्त मौर्य से मिला था कौन, कौटिल्य। उस पर नहीं जाएंगे, फैक्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। सेल्यूकस के समय कौन आया था, मेगास्थनीज। ओके, तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेल्यूकस का जो राजदूत था वो कौन था, मेगास्थनीज। इसने भी पुस्तक लिखी थी इंडिका, इससे जानकारी मिलती है किसकी, मौर्य साम्राज्य की, इंडिका। ठीक है, भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है, इसकी बात आगे करेंगे हम लोग। ये तो बात हो गई हमारी चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड। नेक्स्ट जो शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, 298 से लेकर 273 बीसी तक। ठीक है, इसके भी नाम एग्जाम में पूछे गए हैं। अमित्र चेट्टस कहें या अमित्र घात कहते हैं, अमित्र घात। अमित्र कौन होगा, जो शत्रु होगा, मित्र होते हैं शत्रु, घात मतलब उनका संहार करने वाला, मतलब शत्रुओं का संहार करने वाला। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अमित्र चेट्टस या अमित्र घात, और सिंह सेन भी नाम मिलता है किसका, बिंदुसार का। माता का नाम पड़ेगा, माता का नाम वैसे दुर्धरा था, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी दुर्धरा, बिंदुसार पुत्र था। ठीक है, कुछ मेन फैक्ट्स याद रखते हैं, जैसे एंटियोकस प्रथम कहाँ का शासक था, इसके समय सीरिया का। ठीक है, उसका जो राजदूत आता है उसका नाम कौन है, डाइमेकस। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं, डाइमेकस। ओके, तो सीरिया के शासक से 3 चीजों की मांग की थी बिंदुसार ने। क्या क्या, अंगूरी, मदिरा और अंजीर और दार्शनिक। तो दार्शनिक न देकर बाकी 2 चीजें दी गई थी। ठीक है, मांग की गई सीरिया से ही, अंजीर, मदिरा मान लेंगे, अंगूरी मदिरा और दार्शनिक। ये 2 चीजों भिजवाई गई, लेकिन ये क्या है, ये नहीं भिजवाया गया था। ठीक है,
बिंदुसार के समय ही कौन मिस्र का शासक है, जिसे इजिप्ट कहते हैं आज? टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, द्वितीय है कोई नहीं, द्वितीय, टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस मिस्र में। इसका राजदूत आता है कहाँ? मगध। डायनोसिस, क्या नाम था? डायनोसिस। ओके, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अशोक के समय भी 5 देशों से रिलेटेड आते हैं राजदूत। उसकी बात हम 13वें शिलालेख में, उसकी जब शिलालेख पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे। ओके, एक तो यही है एंटियोकस प्रथम सीरिया का, उसकी बात करेंगे हम जब शिलालेख पढ़ रहे होंगे, बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, गुहा लेखों की बात करेंगे। आज ओवरऑल क्या है, परिचय करते हैं। अशोक 273 से 223 बीसी, ठीक है। लेकिन 269 बीसी में इसका क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। तो 4 साल कहाँ बिजी था? 4 साल तक कहाँ था? 4 साल तक था अपने भाइयों के दमन में। कहा जाता है इसके 99 भाइयों को हत्या करके क्या है, अशोक ने गद्दी प्राप्त की, ठीक है। तो 69 बीसी में क्या है? राज्याभिषेक होता है अशोक का। ओके, अशोक के नामों की बात करें, देवा नाम प्रिय भी अपने आप को संबोधित करता है, देवा नाम प्रिय। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे, ठीक है। और मूल नाम जिसका अशोक है, जो बृहद शिलालेख है, कहां कहां पे अशोक नाम मिलता है? मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर। गुर्जरा एमपी में, नेत्तूर मैसूर में है। ये भी साउथ इंडिया में उदयगोलम, श्रवणबेलगोला, ठीक है। तो मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उदयगोलम अभिलेख में क्या है? अशोक नाम ही मिलता है। एक और अभिलेख है जहां उसका नाम अशोक मिलता है। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उदयगोलम तो हो गया। एक और कौन सा है? रुद्रदामन का सौराष्ट्र में गिरनार अभिलेख। कौन सा? गिरनार का सौराष्ट्र में रुद्रदामन का प्रथम संस्कृत अभिलेख है, पहला संस्कृत अभिलेख। ओके, और अशोक के बारे में बात करें तो कलिंग युद्ध, जिसमें क्या है, उसका हृदय परिवर्तित होता है। पहले तो शैव था, फिर बाद में क्या है, बौद्ध धर्म स्वीकार करता है। तो कलिंग युद्ध जब 261 बीसी में होता है, यानी उड़ीसा में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है, तो बौद्ध का, अशोक का क्या है, हृदय परिवर्तित होता है ना युद्ध करने का, फिर क्या है, बौद्ध धर्म स्वीकार करता है, ठीक है। और इस कलिंग युद्ध का वर्णन किसके द्वारा किया गया है? याद रखेंगे, प्लिनी द्वारा, ठीक है। कलिंग युद्ध का वर्णन कौन करता है? प्लिनी करता है। ओके, तो कलिंग युद्ध का वर्णन प्लिनी करता है 261 बीसी में, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं कि किस वर्ष कहाँ गया, किस वर्ष युद्ध हुआ, किस वर्ष उसने कर माफ किया। तो उसकी बात हम आगे करेंगे जब अभिलेख शिलालेखों की बात करेंगे, ठीक है। तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन है, एक तो प्लिनी करता है और 13वें शिलालेख में, उसके 13वें शिलालेख में। 12वां शिलालेख धर्म से रिलेटेड, उसका धार्मिक संप्रदाय वाली क्वेश्चन पूछा था 22 में, 2022 के पीसीएस में, ठीक है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन 2 जगह मिलता है, प्लिनी के और 13वें शिलालेख। आगे देखेंगे जब प्लिनी की पुस्तक बात करेंगे। ओके, तो ये तो बात हुई किसकी? अशोक की। अशोक का क्षेत्र की बात करें अगर हम, अशोक का, तो उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में और पूर्व में कहां कहां तक साम्राज्य था? तो उत्तर में कश्मीर था ही, ठीक है, उत्तर में कश्मीर, पश्चिम में सौराष्ट्र, दक्षिण में श्रवण बेलगोला, कहाँ है? कर्नाटक में, और इधर कलिंग तक, ठीक है। कलिंग विजय किया था कलिंग तक, ठीक है। ये किसका है? अशोक का क्षेत्र, साम्राज्य विस्तार का, ठीक है।
अशोक द्वारा 2 काम और किए गए थे, कौन कौन से? आज का जो श्रीनगर है, श्रीनगर शहर किसके द्वारा बसाया गया? अशोक द्वारा। ठीक है, श्रीनगर शहर किसके द्वारा बसाया गया था? अशोक द्वारा। ओके, और एक शहर है, एक और जगह है, कौन सी? देवपत्तन, नेपाल में। ठीक है, कौन सा? देवपत्तन। 2 शहरों की स्थापना अशोक द्वारा की जाती है, देवपत्तन, नेपाल। ओके, ये सब सारे जो है थोड़े से फैक्ट्स की बात की हमने मगध साम्राज्य में मौर्य वंश और नंद वंश की। आगे जो बात करेंगे हम इसके चंद्रगुप्त मौर्य से अशोक के आगे इसके शिलालेखों की, भारतीय प्रशासन की। आज क्लास में इतना ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। आज के इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।